प्यारे बच्चों, आइए आज हम व्याकरण सरोवर भाग 8 का अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए आज हम पाठ 21 यानी निबंध लेखन का पठन पाठन करते हैं। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी विषय के बारे में कुछ विस्तार से कहा जाता है। तो बच्चों, जैसे हमने अनुच्छेद में देखा था, अनुच्छेद में हम संक्षिप्त रूप से अपने भावों को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वहीं अगर हम निबंध की बात करें तो निबंध में हम विस्तार पूर्वक जानकारी देकर अपने भावों को प्रकट करते हैं। निबंध के माध्यम से लेखक उस विषय के बारे में अपने विचारों और भावों को बड़े प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की कोशिश करता है। एक अच्छा, सुगठित एवं व्यवस्थित निबंध लिखने के लिए निबंध लेखक को विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो जब भी हम निबंध लिखते हैं तो हमें उस विषय की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, तभी तो हम उसका विस्तार पूर्वक विवरण कर सकते हैं। इसलिए एक ही विषय पर हमें अलग अलग तरीके से लिखे गए निबंध मिल जाते हैं। किसी विषय पर अपने विचारों को प्रकट करने के लिए एक लिखित विधा को निबंध कहते हैं। विषय, वस्तु एवं शैली के आधार पर निबंधों को 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो? वर्णनात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। तो वर्णनात्मक, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव कहते हैं इंग्लिश में, इस निबंध में वस्तु विशेष का वर्णन किया जाता है। इस प्रकार के निबंधों में प्राकृतिक दृश्य, निजी अनुभव, मेले त्योहार आदि का वर्णन किया जाता है। वहीं विचारात्मक, जिनको हम थॉटफुल भी कहते हैं, इस निबंधों में बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है। इसमें तर्क एवं उदाहरण दिए जाते हैं। इसकी भाषा शैली में गूढ़ता होती है। वही भावनात्मक यानी कि इमोशनल, इन निबंधों में भाव की प्रधानता होती रहती है। इसमें लेखक अपने अनुभवों को मनोवेगों की तीव्रता के साथ प्रस्तुत करता है। इसकी शैली भावनात्मक पूर्ण होती है। अच्छे निबंध की विशेषता क्या है? अच्छे निबंध की विशेषता कि जो भी हम निबंध लिख रहे हैं, जिस विषय पर निबंध लिखा जा रहा है, उसी विषय के अनुरूप निबंध की भाषा होनी चाहिए। विचारों में परस्पर तालमेल होना चाहिए। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर निबंध में चर्चा की जानी चाहिए। निबंध के अंतिम अनुच्छेद में ऊपर कही गई सारी बातों का सारांश आना चाहिए। वार्तनी शुद्ध होनी चाहिए तथा विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। जितने शब्दों में निबंध लिखने को कहा गया है, उस शब्द सीमा का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए। तो आइए बच्चों, देखते हैं इसमें एक निबंध। प्रदूषण, समस्या और समाधान। प्रदूषण शब्द का अर्थ है वायुमंडल या वातावरण का दूषित होना। तो सबसे पहले बच्चों आप भूमिका लिखेंगे। भूमिका में आप जिस विषय के बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में आप बताएंगे। आज हम जिस तरह के वातावरण में जी रहे हैं वह पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है और प्रदूषण की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रदूषण की समस्या आज सारे विश्व के सामने विकराल रूप धारण करती जा रही है। जीवन की कैसी विडंबना है कि जिस प्रकृति ने हमें शुद्ध जल, शुद्ध वायु, हरी भरी धरती, शुद्ध पर्यावरण प्रदान किया, उसे हमने अपने भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति के लिए अनेक कल कारखानों लगाकर दूषित कर दिया। आज प्रदूषण की समस्या ने संसार के समस्त प्राणियों के स्वास्थ्य के आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं। तो आपने भूमिका के बाद अब आप प्रदूषण के बारे में विस्तार पूर्वक लिखेंगे कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। ये वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा भूमि प्रदूषण होते हैं। इन चारों प्रकार के प्रदूषणों का प्रकोप ग्रामीण जीवन की अपेक्षा नागरिक जीवन पर अधिक पड़ता है। आइए इन चारों ही प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समस्याओं पर विचार किया जाए। तो वायु प्रदूषण, सबसे पहले आप वायु प्रदूषण के बारे में बताएंगे बच्चों, फिर जल प्रदूषण के बारे में, ध्वनि के बारे में और फिर अंतिम में आप भूमि प्रदूषण की समस्याओं के बारे में बताएंगे। वायु प्रदूषण का प्रकोप सबसे अधिक महानगरों पर हुआ है। इसका कारण है बढ़ता हुआ औद्योगिकरण। गत 10 वर्ष में भारत के प्रत्येक नगर में कारखानों की जितनी तेजी से वृद्धि हुई है, उससे वायुमंडल में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ हम क्या बता रहे हैं? समस्याओं को, क्योंकि इन कारखानों की चिमनियों से 24 घंटे निकलने वाले धुएं ने वातावरण को विषाक्त बना दिया है। इसके अलावा सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों की संख्या में भी तेजी से बढ़ाव हो रहा है, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण जो है वह जल्दी जल्दी बढ़ता जा रहा है। इन वाहनों के धुएं से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण आज ना जाने
कितनी प्रकार की सांस और फेफड़े की बीमारियां आम बात हो गई हैं। इधर बढ़ती हुई जनसंख्या, लोगों का काम की तलाश में गांव से शहर में आना, आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वृक्षों और वनों को भी निरंतर काटा जाना आदि सभी प्रदूषण के कारण हैं। वायु प्रदूषण को बचाने वाले कारणों की हमें खोज करनी चाहिए। कारखानों को नगर से कहीं दूर लगाया जाना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाने चाहिए। तो हमने अब देखा कि इस अनुच्छेद में हमने ना सिर्फ समस्या बल्कि उसके समाधान पर भी विचार प्रकट किए हैं। आइए अब देखते हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण भी आज एक विकट समस्या बन गई है। गांव में तो लोगों को स्वच्छ हवा और स्वच्छ जल मिल जाता है, परंतु नगरों में वायु और जल दोनों ही दूषित हो गए हैं। कारखानों का दूषित जल, बचे हुए रसायन, कचरा सभी नालों में होता हुआ नदी में बहा दिया जाता है। इसके अलावा नदी व तालाब जिनका जल पीने के लिए प्रयुक्त होता है, वहां पर लोगों का नहाना, कपड़े धोना, मल मूत्र डालना, शवों की राख डालना, जानवरों की गंदगी डालना ऐसे अवगुण हैं जिसके कारण जल प्रदूषित हो जाता है और इससे तरह तरह के रोग जैसे पीलिया, हैजा, पेचिश, मलेरिया, डेंगू आदि फैलते हैं। ध्वनि प्रदूषण भी नगरों, अब यहाँ पर बच्चों हम ध्वनि प्रदूषण के समस्याओं और समाधान के विषय में लिखेंगे। ध्वनि प्रदूषण भी नगरों और महानगरों में मनुष्य के जीवन को तनाव युक्त बनाए रखने का एक प्रमुख कारण है। सड़कों पर शोर करते हुए वाहनों की आवाज का हमारे श्रवण शक्ति पर तो प्रभाव पड़ता ही है। हृदय रोग तथा रक्तचाप की बीमारियां भी जन्म लेती हैं। लोग दूसरों की सुविधा का ध्यान न रखते हुए रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लाउड स्पीकर को तेजी से बजा बजाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। इस सब पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। ऐसे ही आप भूमि प्रदूषण के बारे में लिखेंगे। उपजें बढ़ाने के लिए आज लोग जमीन में ना जाने कौन कौन सी रासायनिक खादों को डालते हैं। इन खादों और रसायनों से फसल तो अच्छी मात्रा में प्राप्त हो जाती है, पर ऐसी प्रदूषित भूमि से उत्पन्न होने वाला अनाज, सब्जियां, दालें आदि सभी प्रदूषित हो जाती हैं। इनके खाने से लोगों में उदर संबंधी ना जाने कितने प्रकार के रोग विकसित हो जाते हैं। ये सभी प्रकार के प्रदूषण वैज्ञानिक प्रगति और औद्योगिकरण के फलस्वरूप बढ़ते जा रहे हैं। एक और यह तो भी सत्य है कि विज्ञान की प्रगति और औद्योगिकरण के अभाव में कोई राष्ट्रीय उन्नति नहीं कर सकता, पर फिर भी हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए समुचित उपाय खोजने होंगे। पर्यावरण की रक्षा से ही प्रदूषण की समस्या को सुलझाया जा सकता है। वन रोपण तथा वृक्ष लगाने से यह समस्या कम हो सकती है। जनसंख्या वृद्धि पर हमें अंकुश लगाना होगा। अणु परमाणु परीक्षणों पर रोक लगानी होगी। रासायनिक पदार्थों का उपयोग कम करना होगा। शोर मचाने वाले यंत्रों, चिल पौ करने वाले वाहनों पर नियंत्रण करना होगा। यदि हम ये सब कर पाने में असक्षम रहे तो आने वाले वर्षों में हमारा जीवन दुर्भर हो जाएगा। तो अंतिम में आपने अंतिम अनुच्छेद में आपने लिखा है कि अगर हमने इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया तो आगे जाकर हमारा जीवन जो है वो जीने योग्य नहीं रहेगा। तो यह ऐसे करके आप अपने निबंध को अंत देंगे। लिखित प्रश्न, निम्नलिखित विषयों पर दी गई रूपरेखा के आधार पर निबंध लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ निबंध दिए हैं जिन्हें आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास करना है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।